देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय पर फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने सीएम धामी से मुलाकात की। उत्तराखंड में फिल्म सिटी की स्थापना की मांग। सीएम बोले, उत्तराखंड में फिल्मों को दिया जा रहा बढ़ावा। सीएम धामी ने पूर्व आईएएस की किताब का विमोचन किया। लेखिका सुश्री आराधना जौहरी ने लिखी पुस्तक। उत्तराखंड के 44 मंदिरों का है पुस्तक में जिक्र। रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं आराधना जौहरी। कांवड़ यात्रा का आगाज। कांवड़ यात्रा के चलते नरेंद्र नगर में लौटी रौनक। नरेंद्र नगर शहर बम बम बोले के नारों से गूंज रही है। मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। खटीमा में सभासदों की समन्वय समिति ने लगाया आरोप। पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाया। समन्वय समिति ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। दरअसल शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भी भेजा। इस बीच यहां पर नुपुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के निर्देश बाकायदे दिए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में नुपुर शर्मा पर मामला दर्ज किया गया है। इस बीच यहां पर अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और इस बीच यहां पर कोर्ट ने केंद्र और इस बीच यहां पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है और कहा कि 10 अगस्त तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा। इसमें साफ तौर पर यह बात कही गई कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई राज्यों में मामला दर्ज किया गया था नुपुर शर्मा के खिलाफ। इस बीच यहाँ पर इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले हालांकि यहाँ पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा को लेकर, लेकिन इस बीच अब यहाँ पर एक बार फिर से जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये अंतरिम राहत मिली है अदालत की ओर से और अदालत ने कहा कि 10 अगस्त तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और नुपुर शर्मा पर अब अगली जो सुनवाई है वो 10 अगस्त को होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक आयोजित की गई। यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष यानी कि कार्पस फंड में 2 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी और पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना करने के साथ ही इसकी नियमावली में भी सरलीकरण किया जाए। पत्रकार उनके आश्रितों को कार्पस फंड के मूलधन से अर्जित ब्याज की धनराशि से आर्थिक सहायता दी जाती है और साथ ही साथ वयोवृद्ध जो पत्रकार हैं उनको प्रतिमाह पेंशन की धनराशि दी जाती है। इस बैठक में 18 मामलों पर चर्चा की गई और जिसमें से 16 मामले आर्थिक सहायता से संबंधित और 2 मामले पेंशन से संबंधित थे। आपको बता दें कि आज बैठक में पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकार आश्रित और गंभीर बीमार पत्रकारों के लिए 36 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया जिन मामलों में अभी आवेदन पत्र पूर्ण नहीं है उन्हें आवेदन पत्र पूर्ण करने का एक बार मौका जरूर दिया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की है और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार की ओर से फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और प्रदेश में फिल्मों के विकास और कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। और इस मौके पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30-40 किलोमीटर के दायरे में किए जाने और फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। इस बीच यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
इस मौके पर प्रदेश के फिल्म क्षेत्र से जुड़े श्री गणेश वीरान, श्री बलराज नेगी, श्री अनुज जोशी, श्री अशोक चौहान, श्री प्रदीप भंडारी एवं अन्य कलाकार मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के समस्त धार्मिक मंदिरों पर आधारित लिखी पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स द ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया है। पुस्तक की लेखिका सुश्री आराधना जौहरी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में देवभूमि के समस्त धार्मिक स्थल का उल्लेख किया गया। और आपको बता दें कि आराधना जौहरी 1980 बैच की रिटायर्ड IAS अफसर हैं और साथ ही आराधना जौहरी नैनीताल डैम से लेकर उत्तर प्रदेश में कई पदों पर रहने के साथ भारत सरकार में अहम पदों पर तैनात रह चुकी हैं। इस पुस्तक की खास बात यह है कि आराधना जौहरी ने उत्तराखंड में जिलेवार मंदिरों शिवालयों का जाकर निरीक्षण किया और साथ ही वहां के मंदिरों के साथ ही संत और पहाड़ के रक्षक देवी देवताओं का जिक्र तर्क के साथ किया है। पुस्तक विमोचन में मुख्यमंत्री धामी के साथ ही यहां पर उत्तराखंड सरकार के कई सीनियर IAS IPS अफसर के साथ साथ दो रिटायर्ड मुख्य सचिव यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि पुस्तक को उत्तराखंड में मंदिरों देवी देवताओं को और ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक हमारे उत्तराखंड के सभी पौराणिक स्थान, सभी धार्मिक स्थान और हमारे यहाँ की सभी कलाकृतियाँ उन सब पर आधारित पुस्तक है, जिसकी लेखिका आराधना जौहरी स्वयं यहाँ की DM रह चुकी हैं। उनके पूज्य पिताश्री भी यहाँ के DM रहे हैं। उनका उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा है और उस नाते उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती स्थानों को, जिनको हम जानते हैं और बहुत सारी जगहों को नहीं भी जानते हैं, उन सब को भी अपनी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है, पुस्तक में उसका विश्लेषण किया है। यह पुस्तक निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड के जहाँ धार्मिक स्थानों के महत्व को और धार्मिक स्थानों को दिखाने का काम करेगी। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के लिए एक यह पुस्तक आगे आने वाले पर्यटन के क्षेत्र में, जहाँ केदारखंड और मानसखंड दोनों क्षेत्रों को उन्होंने पूरे समान रूप से दिखाने का काम किया है। हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए यह पुस्तक आने वाले जो हमारे तीर्थाटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेरित करेगी और उनको एक गाइड का भी काम करेगी। मैं पुस्तिका की लेखिका आराधना जौहरी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मैं उस टॉपिक पर लिखती हूँ जिसमें मुझे रुचि होती है और इसकी अंडरलाइंग थॉट ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसको प्रिजर्व करना। इंसिडेंटली ये मेरी दूसरी किताब है। पहली मैंने अवध की क्विजीन के बारे में लिखी है। मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, तो अवध की हमारी जो क्विजीन है जो धीरे धीरे मर रही है उसके बारे में लिखी और ये मेरी दूसरी किताब है। इसका तो मन मेरा बहुत सालों से था, जब से 30 साल, जैसे कि एक वक्ता ने आज बोला, 30 साल से सोचा, लेकिन हर चीज़ का एक समय आता है। तो समय आया और किताब लिख गई। जितनी मेरी डिसेबिलिटीज़ थी, जितनी मेरी प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद। और मैं आपको बताऊं, जून के महीने में मैंने गौमुख, उत्तरकाशी, वो सब ट्रैक्स किए सारे। जुलाई में मैं एक दिन बस बैठी थी और मैंने सोचा अगले साल मैं अमरनाथ यात्रा करूंगी। मैं गई ऑफिस और चेयरमैन साहब ने कहा आप जाके बेंच करेंगी श्रीनगर में, और अगले हफ्ते मेरी अमरनाथ यात्रा हो गई। उसके नेक्स्ट मंथ में कैलाश मानसरोवर में 3 बार ट्राई कर चुकी, जब मैं DM थी तब। उसके बाद 2 बार अमरनाथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो गई। फिर 1 महीना छोड़ के फिर पंच केदार, पंच बद्री सब हो गए। तो ये तो बस मेरा सफर तो ऐसी रहा है। और चलिए बढ़ता आगे, खबर उत्तराखंड से है, जहां पर नरेंद्र नगर में इन दिनों कांवड़ यात्रा के चलते रौनक लौट आई है। दरअसल बरसों तक टिहरी जिले का मुख्यालय रहा। नरेंद्र नगर से साल 1989 में जिला मुख्यालय नई टिहरी शिफ्ट किए जाने से नरेंद्र नगर में अक्सर वीरांगनी छाई रहती है। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि कुंजापुरी मेला और कांवड़ मेले में ही यहाँ पर पुरानी जिला मुख्यालय जैसी रौनक कुल मिलाकर 12 से 15 दिनों तक लौट आती है। और कोविड काल के बीते 2 सालों को छोड़कर बीते 26 सालों से जींद कांवड़ सेवा संघ हरियाणा हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान नरेंद्र नगर में 7 से 10 दिन का भंडारा आयोजित करता है। इस साल भी इन दिनों जींद कांवड़ सेवा संघ द्वारा नगर पालिका नरेंद्र नगर के मैदान में जो भंडारा है उसका आयोजन यहां पर किया गया। और इन दिनों पूरा नरेंद्र नगर शहर बम बम बोले के नारों से गूंज रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री की जाने वाली कांवड़ यात्रा जो यात्री हैं उन यात्रियों के लिए ये मुख्य पड़ाव है।
और आबूदादी के इन दिनों नगर पालिका द्वारा बेहतरीन सजावट कर रखी है और कांवड़ यात्रियों की वजह से नगर में खूब चहल पहल और रौनक दिखाई दे रही है। जींद हरियाणा से आते हैं भंडारा लगाने के लिए। यहाँ जींद हरियाणा से ये गोमुख का मार्ग है। यहाँ कावड़ी के लिए भंडारा लगाया जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरे, आए जाए, खाए पिए, सेवा करे, यहाँ बैठता है, उठता है। भंडारा हमारे को 26 साल हो गए यहाँ के लगाते हुए, कंटिन्यू लगातार ही चले जा रहा है। सुबह शाम दिन रात चलता है। खाना पीना पूरा फुल मिलता है यहाँ पे। जो भी मिलता है सारे आते हैं जाते हैं, जितने भी हैं लोग, किसी को मना नहीं किया जाता है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है और आबूदादी की मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। आबूदादी की तेज बिजली की गर्जना के साथ बारिश यहां पर हो रही है और जिसके चलते चारों ओर कोहरे की चादर छाई हुई है। स्कूल के बच्चों को भी आने जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोहरे के कारण आमने सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मौसम के मिजाज बिगड़ने से ठंड भी बढ़ने लगी है और आबूदादी की बारिश पड़ने से कई जगहों पर पहाड़ों से भूस्खलन होने का खतरा बना रहता है और जिसके चलते कई रास्ते जो कि बाधित हो जाते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने कई जगहों पर जेसीबी मशीन को खड़ा किया और जैसे ही मार्ग अवरुद्ध हो तुरंत युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। बारिश के चलते नाले और नदी उफान पर आ गए हैं। बारिश का पानी नालियों के चौक हो जाने से सड़कों पर बह रहा है। खबर जनपद उधम नगर के खटीमा से है, जहां पर आबूदादी की नगर पालिका सभासदों की समन्वय समिति की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और अपर अभियंता सहित ठेकेदार पर भी नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में विभिन्न अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। समन्वय समिति की तरफ से 13 बिंदुओं पर लिखित शिकायत में एक आरोप पत्र खटीमा के एसडीएम को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच की मांग की है और साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। सभासदों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष और जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके द्वारा शहर में साफ सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, मनमानी प्रस्ताव बनाकर कार्य करना, संबंधित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और अवैध और गलत कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और जांच की मांग की और साथ ही साथ कार्रवाई न होने पर 20 जुलाई से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं इस मामले में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सभासदों ने नगर पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो जांच का विषय है। गहनता से जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना बोर्ड के प्रस्ताव किए अगर कोई कार्य किया गया तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्ञापन देने का ये सभी सभासद, सम्मानित सभासद हमारे साथ सभी एकत्र हैं यहाँ पे। मतलब चेयरमैन से नगर पालिका में बहुत सभासद सभी प्रताड़ित हैं। उनके सभासद जनप्रतिनिधि होकर चुन के आए अपने अपने वार्ड से, उनको संज्ञान में ना लेके हुए अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम किया जा रहा है। ये गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभासद बात जनप्रतिनिधि है, उसको कोई काम उसके वार्ड में उसको संज्ञान में लेना चाहिए। है रोड डलवा दी, कहीं रोड नपवा दी, कहीं कुछ काम कर दिया, अपने आप प्रस्ताव बना के काम बोर्ड के प्रस्ताव जो सभासदों को प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई बोर्ड बैठक के हिसाब से जो होती हैं, तो प्रत्येक सभासद को उपलब्ध करानी चाहिए, वो नहीं कराएंगे। बस जो नगर पालिका थे वो मेरे पास आए थे, उसकी कुछ शिकायत थी नगर पालिका अध्यक्ष और यूओ के खिलाफ। जो प्रस्ताव पारित थे इनके प्रस्ताव को नहीं वो आगे बढ़ाते हैं और जो भी काम किए जा रहे हैं बिना इनकी जानकारी भी किया जा रहा है। इसी जांच का विषय है। डीएम साहब को मैं एक लेटर लिखूंगा इसके माध्यम से और डीएम साहब जैसे निर्देश करेंगे उठाएंगे। जांच का विषय है। जांच में ऐसा कोई खुलासा होता है कि इनके द्वारा बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमतों का क्रय किया गया, उसके खिलाफ सारी जाँच शुरू होगी, क्योंकि 20 मेंबर यहाँ आए हैं और उनकी शिकायतों में गंभीरता से सुना है। डीएम महोदय जैसे निर्देश करेंगे उसके हिसाब से इसमें गहनता से जांच की जाएगी और जो भी दूसरे को उसके खिलाफ अगर कार्रवाई के रजिस्टर को देखकर ये सब मालूम हो जाएगा और अगर ये बिना बोर्ड के प्रस्ताव पारित किए अगर कोई कार्य किया जाए तो कोई दोषी है तो उसके खिलाफ। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां पर आबूदादी की गांव सबोरा निवासी मनोज सिंह राणा रविवार को अपने 2 साथियों के साथ घर से थोड़ी दूर गांगी गिद्धौर के पास कामा नदी में मछली पकड़ने गया था और जहां नदी में नहाते वक्त मनोज सिंह राणा जो कि डूब गया। इस घटना से जहां क्षेत्र में हड़कंप मच गया तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
जिसके बाद ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही काफी खोजबीन के बाद आज सुबह शव बरामद किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस मामले में आपको बता दें कि मृतक के छोटे भाई नरेंद्र सिंह ने बताया कि मेरे बड़े भाई मनोज की नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। वो सर हमारे बड़े भाई थे, वो जंगल में कामन नदी की तरफ गए थे घूमने, तो वो नदी में नहाने लगे। उनके साथ 2 जने और भी थे, तो वो नहाते नहाते अचानक डूब गए। तो साथ वालों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, काफ़ी खोजबीन भी की, लेकिन नहीं मिलाई बॉडी। फिर उसको SDRF को बुलवाया गया, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये दिया के पास एक व्यक्ति जिसको उनको 45 वर्ष बताई जा रही है, उसके डूबने की सूचना थी। सूचना पर पता चला कि उस मुख्य व्यक्ति यहाँ पर मछली पकड़ने गए थे या नदी में नहाने गया था, दोनों ही लापरवाही हैं। आज उसकी बॉडी रिकवर होगी और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जाएगी। आपदा की मानकों के अंतर्गत ये नहीं आता है, क्योंकि ये वैसे भी लापरवाही है। काफ़ी लोगों को कई बार बताया भी जा चुका है कि आजकल रेनी सीजन है, तो इसमें नदियों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार कांवड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं और मेले में अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी है। और आपको बता दें कि गुड़गांव से कांवड़ियों का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कांवड़ को लेकर यहां हर की पौड़ी से रवाना हुआ और कांवड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों से मेहनत के बाद ये कांवड़ तैयार हुई और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। आपको बता दें कि थर्माकोल शीट से बने रथनुमा राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम के जयकारे लगा रहा है। 490 साल से हर हिंदू इसका इंतजार कर रहा था और 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम तो 2 साल पहले प्लान करे बैठे थे। हम गुड़गांव के पास गांव है सोना में रिठौज से आए हुए। अब कैसे लेके जाएंगे इसे? अब इसे ऐसे लेके जाएंगे जी, चला के। ये पहिए हैं इसमें? पहिए हैं पूरा नीचे से चेचिस टाइप में बनवाया है। चलिए बढ़ते आगे। सावन के पहले सोमवार को गंगोत्री धाम में कांवड़ियों की भारी तादाद देखने को मिली और मां गंगा का आशीर्वाद और भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश से कई भक्त गंगोत्री धाम पहुंचे और जहां पर भक्तों ने मां गंगा की पूजा की और साथ ही भगवान भोले का भक्तों ने जल अभिषेक किया। आपको बता दें कि सावन महीने में पूजा और जलाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। देश के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से जनपदों से हजारों की संख्या में कांवड़े गंगोत्री धाम यहाँ पर पधारते हैं और गंगोत्री धाम से जल भरकर अपने अपने स्थान के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और माना जाता है कि गंगोत्री में सूर्य कुंड गौरी कुंड में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग में मौजूद है। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा जो कि प्रभावित रही और जिसके चलते इस साल भारी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ गंगोत्री आते हैं, यहाँ से जल लेते हैं। हम 10-15 लोग यहाँ अभी भी आए हैं और हम यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ से जल ले जाके केदारनाथ चढ़ाते हैं। हम लोग केदारनाथ से फिर हम अपने गांव बीबी नगर से आए हैं, बीबी नगर चढ़ाते हैं यूपी से। हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे अपनी गंगोत्री से केदारनाथ के लिए। ये जो अपना पैदल मार्ग है लाटा से होके बेलक और उधर आपका पवाली कांठा होके सोनप्रयाग, तो हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं से पैदल अपनी यात्रा शुरू करके कांवड़ का जल भोलेनाथ को वहाँ पे केदारनाथ में चढ़ाते हैं। और अब खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना में पिछले 12 दिनों से विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है। और आपको बता दें कि मनेरी भाली परियोजना के फेज 1 में 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और जिससे एक दिन में लाखों रुपए की आय सरकार की होती है। लेकिन पिछले 12 दिनों से विद्युत उत्पादन ठप होने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं जल विद्युत निगम के डीजीएम भारद्वाज का कहना है कि भागीरथी नदी में ज्यादा गाद आने के कारण विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है और गाद कम होने पर फिर से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना फेज 1 को तीनों टरबाइन में जनरेशन पिछले 12 दिनों से ठप पड़ा है और जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय की पुलिस टीम ने 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश की और कार्रवाई शुरू कर दी है। और अबुदाबी की ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम शिमला निवासी फार्म हाउस के मालिक ने रुद्रपुर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में एक युवक ने फार्म हाउस के मालिक को मारने की धमकी दी और 20 करोड़ की रंगदारी मांगी। वहीं आरोपी की ओर से बीते 14 जुलाई को रुद्रपुर के शिमला पिस्तौल निवासी को फोन किया, 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और इस मामले में पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से रंगदारी मांगने में उपयोग किए गए मोबाइल फोन को भी बरामद किया और कब्जे में लिया है। पुलिस की जांच में रंगदारी मांगने के पीछे जमीनी विवाद सामने आया और पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी प्रभजोत सिंह के साथ साथ किसान फारूक अहमद का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते आरोपी युवक ने किसान को धमकाते हुए 20 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। और साथ ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से विवाद होने की बात सामने आई है। एसएसपी ने बताया कि रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फारूक अहमद पुत्र स्वर्गीय चौधरी रईस अहमद निवासी शिमला पिस्तौल, ये लैंडेड वो है, बड़ी मात्रा में लैंड है इनके बहेड़ी में और विभिन्न बिजनेस करते हैं। इनके द्वारा एक शिकायत इनको अज्ञात कॉलर से 20 करोड़ की रंगदारी की कॉल, ये बहुत सीरियस था। तो हमने विभिन्न टीमों को लगाया था, एसओजी को भी एक्टिवेट रखा और रुद्रपुर गुरुद्वारे की संपूर्ण टीम लगा रहा। तो एसपी से केस मॉनिटर करते रहे। हम लोगों ने बहुत सीरियसली इस मामले को लिया और विभिन्न टीमें कार्यरत थी और तकनीकल मैनुअल और सर्विलांस के आधार पर काम पे एक अच्छी सफलता अभी हासिल हुई है। इसमें रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त परब सिंधु प्रभजोत सिंधु निवासी बहेड़ी बरेली का जो है निवासी है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी कब्जे से रीजन क्या है इनका लैंड को लेके विवाद था। इनका लार्ज लैंड है, बहेड़ी में है, सर विवाद करता है और इनका और ये प्रभजोत सिंधु के परिवार का विवाद था जो आपसी राजाबंदी से वो राजीनामा नहीं कर रहे, परंतु इसको सेटल करने के लिए दूसरे दबाव बनाने के लिए भविष्य में भी क्या क्या काम करने वाला था इसके संबंध में। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली है और अबुदाबी के देहरादून सहित कई जिलों में बारिश हुई और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं मसूरी में दिन की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई है और साथ ही अबुदाबी के कोहरा भी छाया हुआ है। प्रदेश के अन्य इलाकों में बादल छाए हुए हैं और मौसम जो विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं विक्रम सिंह ने उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के निष्क्रियता के बाद अब मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और मानसून सक्रिय होने के बाद 8 जिलों में लगातार 3 दिन भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के चंपावत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस जो कि किरोड़ा नाले में बहने लगी, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बस में बच्चे नहीं थे। चालक और परिचालक ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। और अबुदाबी के उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर है और इसी कड़ी में मंगलवार सुबह चंपावत में बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस किरोड़ा नाले के तेज बहाव में आकर पलट गई और जिसके बाद चालक परिचालक ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। अबुदाबी के किरोड़ा नाला अपने रौद्र रूप में इस वक्त बह रहा है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर बच्चों में तेजी के साथ दिमागी बुखार को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस बुखार से बचाव के लिए रामनगर में भी स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान जो कि तेज कर दिया और इस कड़ी में सोमवार को एमपी इंटर कॉलेज में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर अभियान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी अभिभावकों से इस टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी करने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया, टीकाकरण अभियान को लेकर रामनगर में 4 केंद्र बनाए गए हैं और अबुदाबी के पहले दिन इन सभी केंद्रों पर 1600 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि ये टीका 1 से 15 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा और साथ ही साथ 4 सप्ताह तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद अगर जो बच्चे इससे छूट जाएंगे
उनके लिए शीघ्र अगली तिथि घोषित करते हुए उनका टीकाकरण किया जाएगा। और डॉक्टर कौशिक ने भी टीकाकरण को लेकर सभी से सहयोग की अपील की है। पौड़ी जनपद में विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 88 करोड़ का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है, जबकि पौड़ी के पड़ोसी 4 जिलों की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है। और आपको बता दें कि पौड़ी जिले को करीब 1 महीने पहले प्रभारी मंत्री मिलने के बाद भी आज तक जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई है। पौड़ी जनपद के लिए काबीना मंत्री चंदन राम दास को प्रभारी मंत्री बनाया गया, लेकिन प्रभारी मंत्री द्वारा जिला योजना की बैठक आयोजित नहीं किए जाने के चलते अभी तक विकास योजनाओं के लिए अवमुक्त होने वाले राशि को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। और जिले के जो 33 विभाग हैं, उन विभागों ने करीब 88 करोड़ 4 लाख का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है, जिन्हें अब केवल प्रभारी मंत्री के आने का इंतजार है। वहीं पौड़ी जिले के पड़ोसी जिलों की जिला योजना की बैठक जून माह के अंत तक हो चुकी थी, जिनमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में बुधवार 20 जुलाई को जिला योजना की बैठक आयोजित की गई थी, जो कि स्थगित हो चुकी है और जिले में जल्द ही जिला योजना की बैठक आयोजित की जाएगी। जिला नियोजन समिति का जो नियमित कार्य होते हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स होते हैं, उन सभी निर्माण कार्यों के लिए समस्त विभागों का जो पूर्व की जो देयताएं होती हैं उसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। नवीन कार्य जो डीपीसी मीटिंग होने के पश्चात ही उसको हम लोग अवमुक्त करेंगे। उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूर्व में समय लिया गया था, उनके द्वारा समय भी दिया गया था, किंतु उनका स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारणों की वजह से आज की या 20 तारीख की जो बैठक थी वो संभव नहीं हो पा रही है। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से, जहां पर उस वक्त हड़कंप में मच गया जब एक दुकान में अज्ञात चोरों ने स्कूटी चुरा ली और जिसके बाद दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं चोरी की वारदात वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साथ ही पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।